नमस्कार। एजेंडा आज तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहस बाजीगर जिसने अपने आप में बहस की दुनिया में एक नया कल्ट शुरू किया है, जिसमें हम हर वक्ता को बोलने के लिए समय भी देते हैं और फिर आपके हाथ में होता है उनके लिए वोट करने का मोशन। तो आज तालियों के साथ पहले हमारे तीनों जजेस का स्वागत कीजिए। हमारे साथ स्मिता प्रकाश जी जुड़ रही हैं, 3 दशक से पत्रकार है, एडिटर इन चीफ है ANI की, और इसीलिए हर खबर जो आप देखते हैं उनका कोई ना कोई रिश्ता नाता इनसे ज़रूर होता है। शाहिद सिद्दीकी साहब, पत्रकारिता की जगत में और राजनीति में भी एक बड़ा नाम, जिनकी गहराई को लेकर हमेशा चर्चा होती है। और तीसरे मेहमान के तौर पर 3 ताल के ताऊ कमलेश किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजकल जिसके पास जाइए वो यही कहता है कि 3 ताल सुना है, मुहावरों वाला एपिसोड देखा है, नेता भी यही बताते हैं। तो जबरदस्त स्वागत है आप तीनों जजेस का। आज आप पर यह निर्भर करेगा कि जो यहाँ पर बहसबाजीगर आएंगे उनमें से किसको आप चुनते हैं। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए और अब जो हमारे वक्ता है उनका स्वागत करते हैं दोनों तरफ से। पहले वक्ता जो है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी का पक्ष तो रखते ही है, हाँ, इतिहास भी सिखा देते हैं हर जवाब में। रंजीत रंजन जी, तालियों के साथ बहुत स्वागत कीजिए। सांसद है राज्यसभा की, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती है, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बिना हेलमेट और पैड लगाए जैसे ये मैदान में उतरती हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण भारती जी, जो कि सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी के साथ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। LJPR, आज तमाम सांसदों को हमने संसद की कार्रवाई शुरू हो उससे पहले हमने चुरा लिया है कि वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। राजीव राय जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। लोकसभा के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, तो आज सांसद जमीन पर उतरे हैं हमारे लिए। और इसी के साथ 2 अन्य मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधाकर सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा RJD के, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपको बता दें कि शिवसेना गुट से भी सांसद आने वाले थे, किसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए संगीत रागी, जो कि हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। अब जबकि तमाम यहाँ पर मेहमान जम गए हैं तो पहले आपको मोशन समझाते हैं। आज की बहस बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, एक के बाद एक राजनीतिक नतीजों ने यह सुनिश्चित किया है कि बीजेपी या NDA की सरकार बने। और चाहे मुकाबले के तौर पर आप देखिए तो क्या विपक्ष एक कड़ा मुकाबला देने की स्थिति में इस वक्त है? यही वो सवाल है जो आज भारतीय राजनीति में गूंज रहा है। चाहे विपक्ष इस पे जितने भी दमदार तरीके से बोले, सवाल यह है कि सोशल मीडिया से आगे जमीन पर चुनाव में आपकी परफॉर्मेंस ही तय करेगी, आपका रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगा कि आप कितना बड़ा मुकाबला दे रहे हैं नरेंद्र मोदी नाम की उस शख्सियत को जो लगातार भारत की राजनीति में अपना कद बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए हमने जो मोशन आज का रखा है, मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपके पास भी QR कोड है और जो हमारे तमाम दर्शक घर पर भी देखेंगे, आपको भी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा जिस पर आप अपना वोट डाल के ये तय कर सकते हैं कि टीम सुधांशु जीतेगी या टीम रंजीत रंजन यहां पर जीतेंगे। तो तालियों के साथ पहले स्वागत करते हैं अपने पहले 2 वक्ताओं का। सुधांशु जी आइए यहाँ पर, रंजीत रंजन जी आइए। 2-2 मिनट का समय मिलेगा, 2-2 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। रंजीत जी आप भी माइक उठाइए और सुधांशु जी आप भी माइक उठाइए। मोशन एक बार फिर से बता देते हैं, समझिए, उसी हिसाब से आपको वोट डालना है। तो एजेंडा आज तक में आज के बहसबाजीगर की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस विषय पर, मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दक्षता, कुशलता, बुद्धिमत्ता और 11 साल में एक दिन की भी छुट्टी न लेते हुए जिस निष्ठा, कर्मठता के साथ कार्य किया है, निश्चित रूप से आज उनकी वो स्थिति है कि चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, और गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दर्ग उसी ओर। और आप देखिए, भारत की राजनीति में एक युगांतर स्थापित हुआ है। अभी अभी जो बिहार का चुनाव हुआ, इसमें अगर आप देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में NDA ने और नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में NDA ने शानदार काम किए थे, उन्होंने दिखा दिया कि इतने लंबे समय के बाद भी सकारात्मक दृष्टि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मजे की बात क्या है, विपक्ष में क्या रहा
ना वो गठबंधन की अपनी तय कर पाए, ना ये तय कर पाए, सीटें तय कर पाए। पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम सब तय कर लिए और उन्हें पता ही नहीं था, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला ना कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। दूसरा, जातिगत वैमनस्य पैदा करके समाज में घमासान मचाने की राजनीति की पराजय हुई और जातिगत सामंजस्य पैदा करके समाधान निकालने की राजनीति की विजय हुई। आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा फेमस डायलॉग हुआ करता था, मैं भूरा बाल साफ कर रहा हूं। भूरा बाल 4 जातियों का नाम था और ये कांग्रेस हमेशा करती रही है। गुजरात में खाम, कर्नाटक में हिंदा और हरियाणा में अजगर। तो भैया, पिताजी कहते थे भूरा बाल साफ कर रहा हूं, बिटवा ने पूरा बाल साफ कर दिया, मुंडने करा दिया है। वो स्थिति आज जाके पार्टी की हुई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी से यदि आप मुकाबला करना चाहते हैं तो सीखिए। उन्होंने एक भी वेकेशन नहीं ली है। ये हर पार्लियामेंट सेशन के बाद वेकेशन आफ्टर एवरी पार्लियामेंट सेशन। तो इसलिए मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चराग हमने जलाए हैं। उन्होंने 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है और हम न्याय करते हुए आपको भी 5 सेकंड एक्स्ट्रा देंगे। आपका इस विषय पर 2 मिनट का समय बोलने का शुरू होता है। रंजीत जी, आप। सुधांशु जी, सबसे पहले तो बताओ, मेरा पड़ोसी है तो मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। और दूसरा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी आपके दिन चल रहे हैं, 12वां साल चल रहा है, तो आप बोल रहे हैं और आप लोग जो बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप जीत रहे हैं। लेकिन लोग आज भी पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं, युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है, उत्तराखंड में पेड़ कट रहे हैं, आपके हसदेव में पेड़ कट रहे हैं। ईडी और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के पास जा रही है, वो भी चुनाव से जस्ट पहले जाती है। अगर 2 हफ्ते आपको हो गए इनकम टैक्स भरा नहीं है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अभी आप बिहार में जीत कर आए हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन चुनाव के वोटिंग से 3 दिन पहले तक महिलाओं के अकाउंट में 10,000 डालने की अनुमति सिर्फ आपकी पार्टी को मिली हुई थी, विपक्ष को नहीं मिली हुई थी। फिर कहूँगी कि कल बहुत लंबा भाषण दिया होम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन चुनाव आयोग के चयन में चीफ जस्टिस को क्यों हटाया उसका जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले तक भी 10,000 डालने की परमिशन कैसे दी, इसका जवाब नहीं मिला। घुसपैठिया 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 65 लाख वोट आपने बिहार में निकाल दिए। भैया, घुसपैठिए थे कितने? 400। तो ये किसको पोलराइज करने का काम कर रहे हैं? माना कि आज आप पोलराइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। अगर हम 10 रुपये खर्चेंगे तो आप 500 करोड़ खर्चेंगे। आप ही की लाठी है, आप ही की बहस है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि लोग उबले हुए हैं, आप अंकुश लगा लीजिए, आप दबाव बना लीजिए, लेकिन लोग उबले हुए हैं। जबरदस्त तालियां। दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त पारी खेली। अब जजेस की बारी है। कुछ कहना है आपको इनसे? स्मिता जी, शाहिद जी, ताऊ। आई वुड से कि सोशल मीडिया किसी के हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया जो है उसे आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आप पर निर्भर है। तो मैं ये नहीं मानूंगी। दूसरा, मैं ये नहीं मानूंगी कि लोग आपको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन जीत रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि सुधांशु जी क्या बोलेंगे उनके जवाब में। तो आई डोंट बिलीव दैट लोग इसलिए सुन रहे हैं बीजेपी को क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत रही है। चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो कुछ काम कर रहे हैं जो लोगों को बाहर आए। लेकिन दैट इज़ अप टू यू कि अगर आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन की वजह से बीजेपी जीत रही है तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। शाहिद साहब, मेरा मानना है कि मोदी जी जितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं और जिस तरह से उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है लोगों के दिलों में पहुंचने के लिए और घरों में पहुंचने के लिए, दुनिया में कोई और नेता नहीं कर पाया। और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था कि क्यों
बीजेपी जीत रही है, क्यों मोदी जी कामयाब हैं, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ये सच्चाई है कि अपनी जगह पर प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, लेकिन कामयाबी उसके बावजूद क्यों मिल रही है, इस पर जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक इनका काम नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि अभी तक ये समझने में नाकाम है कि मोदी जी बार बार क्यों कामयाब हो रहे हैं, पोलराइजेशन के अलावा और क्या चीज़ है जो उनको जिता रही है। ताऊ ये मोदी जी कम्युनिकेटर हैं और राहुल जी डिटोनेटर हैं, वो अपने ही बटन दबा डिटोनेट कर लेते हैं। ताऊ सुधांशु जी कह रहे थे कि उनका चिराग जलता रहेगा वो आंधियों के बीच में। आंधी तो आ ही नहीं पा रही है, मध्यम हवा तो चिराग को और जलने में सहायता कर रही है। आंधी लाने की जिम्मेदारी उनकी है। वो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जिनकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि भैंस उनकी नहीं है, भैंस इनकी है। लाठी कब लेंगे उनसे आप, उसका तरीका बताइए। छोटा सा एक रिबटल, हाँ 2 लाइन का जवाब फिर। देखिए, मैं फिर कहूंगी कि बिल्कुल सोशल मीडिया किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया गवर्नमेंट के हाथ में है। आपको पोलराइज, आप कह रहे हैं ना कि आपके हाथ में भी है, यस हमारे हाथ में भी है, लेकिन मुद्दा ये है कि आप कितने चरम तक जाके देश को ताड़ में रख के लोगों के बीच में नफरत फैलवाने का काम कर सकते हैं। आपके अंदर भी शैतान भी है, साधु भी है, लेकिन मुद्दा ये है कि आपको शैतान बनना है कि नहीं बनना है। हमें कांग्रेस वालों को शैतान नहीं बनना है। हम बहुत सिविलाइज तरीके से ही जवाब देंगे, और सिविलाइज तरीके से ही अगर लोग समझेंगे तो उनको समझाने का काम करेंगे। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आप देखिए ना कितनी नफरत फैलाने का काम किया हुआ है। क्या उसी चीज के लिए अगर ये 11 है तो हम 12 हो जाए? ये बहसबाजी कर रहे हैं। हम। 1 मिनट का रिबटल टाइम मिलेगा बाद में आपको भी। एक लाइन बोल दो जल्दी से 1 लाइन। देखिए, सोशल मीडिया में मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरस ने कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी सरकार हटाने के लिए, तो वो कोई भारत में आके तो खर्च नहीं कर रहा होगा। अपने आप दर्शक विवेक से सोच सकते हैं कि कहां खर्च हो रहा होगा। नफरत फैलाने की बात, तो बिहार में पटना की रैली में इमारते शरिया के कार्यक्रम में कहा जाता है कि हमारे लिए शरिया ऊपर है संविधान से। ये नफरत नहीं है तो प्रेम है। बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, और सिर्फ इंडी गठबंधन के राज्यों में, तो नफरत नहीं प्रेम है। मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये तो सेकुलर संगीत है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये तो सेकुलर संगीत है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जितनी नफरत करते रहे, जनता उतनी मोहब्बत करती रही। अरे मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइए, ओपनिंग बल्लेबाज जब ऐसे हो तो क्या हो। आप दोनों अपनी जगह पर अब जा सकते हैं। अब जो हमारे अगले 2 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम बुलाते हैं, अरुण भारती जी और राजीव राय जी। आप दोनों आइए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए। सुधांशु जी चूंकि इधर खड़े थे तो आप भी आ जाइए। अरुण जी इधर आइए, और राजीव जी 2 मिनट का टाइम मिलेगा, और अभी तो रिबटल राउंड भी होना है, उसका भी इंतजार है। लेकिन जो जजेस ने कहा है उससे आप क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या सुनना चाह रहे हैं। अरुण जी, इस विषय पर कि क्या मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल है, क्वेश्चन मार्क। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके लिए सुधांशु भाई ने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो एक एलआई है एनडीए का और मोदी जी की सहायता करता है, मैं उस बारे में बात रखना चाहूँगा। एक एलआई का काम होता है कैसे अपने प्रिंसिपल पार्टी को मजबूत करके रखना, और इसीलिए आप देखिए चिराग पासवान जी जो उनके हनुमान भी हैं, लगातार जनता में बने रहे हैं। चाहे वो नव संकल्प महासभा के माध्यम से हो, बहुजन भीम संकल्प समागम के माध्यम से हो, या चिराग का भरोसा कार्यक्रम के माध्यम से, लगातार बिहार की जनता के बीच में बने रहे हैं। कहीं भी अगर जनता का मुद्दा अगर सरकार से थोड़ा सा भी इतर रहा है, लेकिन अगर जनता की आवाज़ रही है, आप याद कीजिए चिराग पासवान जी ने ऐसे 2 मुद्दे उठाए थे आरक्षण को लेकर के, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गहनता से सुना, और चिराग जी ने भी बड़ी विनम्रता से अपनी बात को रखा। बड़प्पन यह है कि जो परिवार का बड़ा होता है उसने छोटे की बात सुनी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इसके बाद एलआई का काम होता है कि आप किसी तरह से जनता में बने रहने के साथ साथ आप गठबंधन में एकजुटता बनाए रखें। पूरे समय आप याद कीजिए बिहार में जब चुनाव अनाउंस हुए थे, कैसे पूरे के पूरे गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाता है। पूरे गठबंधन में एकजुट होकर के नेता अपने स्वार्थ को छोड़कर कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा और फलाना तारीख को शपथ लूंगा, ये कहने के बजाय सारे के सारे लोग सीट बंटवारा करते हैं और उम्मीदवारों के प्रचार में उतर जाते हैं। चिराग पासवान जी अकेले 180 से ज़्यादा सभाएं करते हैं एनडीए के पक्ष में, और हर जगह उनको बुलाया जाता है, और चिराग जी जा करके अपने एलआई के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, अपने उम्मीदवारों के यहाँ नहीं जा पाए लेकिन अपने एलआई के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए गए और वो जिता करके आए वहाँ पर।
आप ये बताइए, आप वही अब सामने देख लीजिए, महागठबंधन में पहले फेज के अंत होने तक इनका जाकर के गठबंधन तय हुआ। कहा राहुल गांधी जी समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई, मिडिल ऑर्डर भी संभाले हुए पारी। राजीव राय जी, बिना वक्त जाए किए आपका भी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सांसद जी, जहाँ तक विपक्ष फेल है तो मैं पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश से दे दूं। समाजवादी पार्टी ने वहाँ मोदी जी को फेल करके दिखाया है और शायद यही वजह है कि आज जो बैसाखी पर टिकी हुई है मोदी की तीसरी सरकार। और जहाँ किसी को परफॉर्मेंस के सवाल आता है, नौजवान बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं, एक पैमाना होता है कि आपने क्या कहा था, क्या वादा किया था और क्या करके दिखाया। तो अगर पैमाने पर तोलना है तो मोदी जी की बहुत पुरानी बातें नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले की सारी बातें याद कर लेना। रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती है, मैं सरकार में रहा हूँ, मैं जानता हूँ रुपए की कीमत कैसे गिरती है। रुपए की कीमत कहाँ गई? रुपए जैसे जैसे लुढ़कता है देश का सम्मान लुढ़कता है, लुढ़कते लुढ़कते रुपया कहाँ चला गया? जीएसटी देश के लिए खतरा है। जीएसटी को गाजे बाजे के साथ लागू किया। एफडीआई खतरा है, एफडीआई को गाजे बाजे के साथ लागू किया। पेट्रोलियम के दाम ऐसे नहीं होते हैं, पेट्रोलियम सरकार के हाथ में है, पेट्रोलियम का दाम कर लीजिए। 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, मैंने सदन में भी सवाल उठाया था। हर साल 2 करोड़ रोजगार देते हैं, 11 साल हो गए, 22 करोड़ हो गए। लेकिन जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, 79 करोड़ 99,09,999 आज तक नहीं हुआ। आज भी 80 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ बेरोजगारी रेखा से ऊपर कर दिए। जब चुनाव आता है घुसपैठिए 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 घुसपैठिए, चुनाव खत्म, घुसपैठिए गायब। झारखंड में SIR हुआ, झारखंड में इनके आसाम के यहाँ से मुख्यमंत्री चले गए, घुसपैठियों का डर दिखाया, चुनाव खत्म हुआ, घुसपैठिए गायब, बातें खत्म। बिहार में हुआ खत्म, और ये बंगाल में दिखाई देगा। अब बंगाल में घुसपैठिए आएंगे, सरकार इन्हीं की है, सरकार आपकी है और घुसपैठिए आते हैं तो आप सरकार में बने रहने के काबिल नहीं है। और जहाँ तक चुनाव की बात हो रही है, मैंने पार्लियामेंट में सबूतों के साथ दिखाया और उम्मीद किया था कि गृह मंत्री जी जवाब देंगे। अंजना जी, आप जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ वोटर लिस्ट का नाम डिलीट हुआ है, ये कहकर के नागरिकता इनकी नहीं है, इनका वोट डिलीट कर दिया जाए। आपको पता है ऑब्जेक्शन किसने किया है? राजीव राय ने कहा है कि राजीव राय भारत के नागरिक नहीं है, इनका वोट डिलीट कर दिया जाए, और हो गया। मैं 2 लाइन में बात खत्म कर दे रहा हूँ। ये चुनाव इसलिए जीतते हैं, ये अवाम पर कुछ इस तरह एहसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं। चुनाव से पहले आकर पैसे बांट दो, चुनाव जीत जाओ। जबरदस्त, ताली बजाइए भाई। देखिए, लोकतंत्र की मजबूती यही है कि पक्ष विपक्ष दोनों के तर्क में दम होना चाहिए, और इन्होंने अपनी बातें तर्क के साथ रखी और शायरी भी बड़ी अच्छी कर दी। अंजना, आई थिंक समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गुट में समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा टॉपिक पे रहती है। जो उनकी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से वो टॉपिक चूज़ करते हैं। जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पर भी वो अपने वोटर और अपने इलेक्टोरेट को देख के चुनते हैं। और जो मैंने अभी सुना उनका जो उन्होंने कहा वो भी बिल्कुल वही था। आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट एंड आई एडमायर दैट। रही बात अरुण जी की, डेलिकेट बैलेंस विच आई एडमायर कि एलाई छोटे एलाई। चिराग जी कितनी बार बोलते हैं और मोदी जी कितनी बार बोलते हैं। हाँ। बेचारे एकदम तराजू लेके खड़े थे यहाँ पे। हाँ, ये जो एनडीए की जो अलायंस है इसमें हमेशा देखा गया है, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे वो चिराग की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रबाबू जी की पार्टी हो, ज़रूर अपने नेता के बारे में कहेंगे लेकिन मोदी जी के बारे में भी कहेंगे। तो वो डेलिकेट बैलेंस जो है वो खूब बेहतर अच्छी तरह आपने निभाया। थैंक यू वेरी मच। शायद साहब, राजीव जी ने बहुत अच्छी तरह से बात को रखा कि भय की राजनीति करते हैं बीजेपी, और जब इलेक्शन आता है तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के भय पैदा किए जाते हैं, कहीं घुसपैठियों का, कहीं इसका कि आपका जो है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कहीं कोई और भय पैदा किया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से रखे और बहुत अच्छी तरह से बात को पेश किया। अरुण जी ने तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बैलेंस किया, और उनके लिए ज़रूरी था क्योंकि जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके लिए अपने वजूद को कायम रखना भी ज़रूरी है, ताकि उस समंदर के अंदर वो बिल्कुल घुल मिल ना जाएं, अपने वजूद को बाकी रखें। तो वो कोशिश है, मैं उसको पसंद करता हूँ, बहुत ठीक किया उन्होंने। ताऊ नहीं, इस बार अच्छा रहा क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं इस मामले में। समाजवादी पार्टी चूँकि इस बार उन्होंने ये जो विपक्ष फेल है हमारा मोशन, उसमें वो फेल तो नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं। यूपी में सीटें जो आई हैं, हाँ, यूपी में सीटें जो आई हैं तो थोड़ा सा वही 27 में सरकार भी आएगी, हम फिर यहाँ आएंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस। रिबटल राउंड में आप दोनों को फिर से मौका मिलेगा। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
लेकिन अब वो घड़ी है जब हम 2 युवा नेता यहाँ से चुनेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नेता तुम ही हो कल के। जो युवा यहाँ पर बैठे हैं, आप में से कोई अगर हाथ उठाए तो मैं आऊँगी आपके पास, आपको भी 45 सेकंड का मौका मिलेगा। 2 लोग सर, थोड़ा सा हमारा इसमें मामला एक युवा वाला है, नहीं तो मैं ज़रूर आ जाती आपके पास। एक बच्चा आ रहा है, आइए 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 आइए। तो युवा नेता है, एक ही आप आएंगे, आइए 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 फटाफट। देखिए, ताली बजाइए भाई, इनके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। सब मजे हुए प्रवक्ता है, सिर पर टोपी सफ़ेद, और हमारे साथ आइए ये उम्मीद रखते हुए कि हो सकता है कल को आप ही के साथ बहस करनी पड़े। चलिए आइए अपनी अपनी जगह पर, टोपी भी दोनों सही बिठाइए एकदम। अब टोपी किसको पहना देंगे ये अपनी बात से, वो दिलचस्प होगा। इस विषय पर, विषय आप समझ गए हैं, क्या मोदी के सामने विपक्ष फेल है, इस पर बोलने का 45 सेकंड का। आपका नाम क्या है? माइक। अमित। अमित जी, क्या करते हैं आप? मैं एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं। 45 सेकंड आपका अमित जी शुरू होता है। अब माइक को थोड़ा यहाँ करके बोलिएगा। 45 सेकंड। तो जो आज का मोशन है कि मोदी के आगे विपक्ष फेल, विपक्ष हमेशा मोदी के आगे इसलिए फेल होता है क्योंकि विपक्ष अपनी गलती का भी स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा ये देखते रहता है कि बीजेपी के अंदर क्या कमी है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। जबकि अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, आप देखें तो कांग्रेस की कोई ज़मीन नहीं है। कांग्रेस को अगर कहें तो कांग्रेस के कैंडिडेट भी नहीं मिलते बिहार में जो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहें। और इस वजह से जब कांग्रेस जब सत्ता में आ नहीं सकती है तो वो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। जबकि वोट चोरी तो उनके समय में बहुत ज़्यादा होती थी, बूथ लूट लिए जाते थे। ईवीएम जब से आया है तो एक व्यक्ति एक वोट देता है। जबकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे भी बहुत बार ये देखा गया है कि पूरा ईवीएम बूथ कैप्चर हो जाता था। जबरदस्त जबरदस्त, वाह, बहुत अच्छा। अमित जी ने एकदम बेंचमार्क सेट किया है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल, आप क्या करते हैं? मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ। क्या बात है। चलिए, आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है। आप देखिए, क्या विपक्ष फेल है इसको तो मोदी जी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 आइडिया ऑफ इंडिया होता है और आइडिया ऑफ इंडिया में टकराहट होती है। और एक आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो समरूपता के खिलाफ है। जो अभी जो कमंडल की राजनीति है या फिर एक तरह का हिंदुत्व की राजनीति है या फिर एक तरह का राष्ट्रवाद के अंदर समरूपता लाने की कोशिश की जाती है। मोदी जी एक तरफ अकेले नेता हैं जो कि अकेले लड़ते हैं, लेकिन विपक्ष में क्या है, विघटन है। उसमें क्या है कि समरूपता नहीं है। वहाँ पर क्या है कि आपके पास अलग अलग क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों के नेता है और क्षेत्रीय दलों का अपना आइडिया ऑफ इंडिया है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, गैर बराबरी है। तो इस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं। और कल अमित शाह जी ने खुद कहा कि हम 40 विधानसभा चुनाव जीते हैं तो आप भी 30 विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो ये जो विपक्ष है वो बिल्कुल फेल नहीं है। जबरदस्त, ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा मोशन को आपने डिफेंड किया। 10 सेकंड और लेना चाहूँगा कि जो क्षेत्रीय दल है, जो क्षेत्रीय दलों को जजेस की इजाजत है, इनका जी नहीं भरा अभी। चलिए, जो क्षेत्रीय दल का जो कंसेप्ट है, जो चुनावी फंड देखे, चुनावी बॉन्ड देखे, इतना कम होने के बावजूद वो कितना टकराहट दे रहे हैं और एक आइडिया ऑफ इंडिया को पेश कर रहे हैं। और उस डिस्कोर्स पे मोदी जी को उसको अधिग्रहण करना पड़ रहा है, जैसे जातिगत जनगणना हो गया और फिर अंबेडकर जी का जिक्र हर चुनाव में करना हो, तो वो अधिग्रहण और अधिरोपण है। उनका अधिकार मत छीनिए। 45 सेकंड के आगे भी आप बोल गए। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए हम कह रहे हैं, चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर आप लोग जा सकते हैं। और जो अगले 2 वक्ता हैं, अब तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सुधाकर सिंह साहब, सांसद है आरजेडी के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप तमाम सांसदों के, आज आप लोग सुबह सुबह कार्यवाही से पहले यहाँ पर आए हैं। संगीत रागी जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप शुरू करना चाहते हैं पहले? ये बड़ा अच्छा है, ये पहले आप वाला हो गया है। हो गया? कौन कर रहा है? दिवाकर जी। चलिए, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय दिवाकर जी शुरू होता है अब। मैं सुधाकर सिंह हूँ। मोदी जी का जो सबसे बड़ी लड़ाई हो भारत के संविधान से लड़ाई है, किसी राजनीतिक दल से लड़ाई नहीं है। यहाँ लेवल प्लेइंग चुनाव जब शुरू होगा तब विपक्ष लड़ेगा या कोई दल लड़ेगा। बिहार चुनाव से पूर्व देश का कानून बदल दिया जाता है, निर्वाचन आयुक्त की पूरी चुनाव की प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया जाता है। अब जब निर्वाचन आयुक्त ही आपके जेब से निकला हो तो आपके लिए कमिटेड वोटर लिस्ट तैयार करता है। बिहार जैसे राज्य में जहां वोटरों का कत्लेआम होता है, 70 लाख लोगों को बाहर कर दिया जाता है।
हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मैं अपील करने वाले लोगों में से एक था। 6 सुप्रीम कोर्ट कहा कि हम एक फैसला देंगे 7 अक्टूबर को, जो देश में एसआईआर के लिए मानक होगा, केवल बिहार के लिए नहीं। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाओं को एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खत्म हो जाए तो आप कहाँ जा सकते हैं। 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, 7 अक्टूबर का इंतजार नहीं होता, मात्र 24 घंटा। क्या परिस्थिति थी कि 24 घंटा आप नहीं रुक सकते थे? और संविधान में लिखा हुआ है कि एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई भी बात नहीं सुनेगा, इस संविधान में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अपनी मर्यादाओं के तहत सुनवाई बंद कर दिया, देश के बाकी राज्यों में भी एसआईआर शुरू कर दिया जाता है जहां कोई इमरजेंसी नहीं था। बिहार का चुनाव का इंतजार करना चाहिए था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। सवाल जब पैदा होता है कि जब लेवल प्लेइंग ना हो, और आदर्श आचार संहिता किस चिड़िया का नाम है इस देश में? 11 तारीख को समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई, जबरदस्त। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद। और सुधाकर जी, सबसे अच्छी बात है कि कोई भी टीम उतनी ही अच्छी होती है जो आखिरी बैट्समैन उतरता है। अगर वो अच्छा स्कोर ना करे तो टीम मुश्किल में पड़ती है। आपके ऊपर भी यही जिम्मेदारी है। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय मिस्टर रागी शुरू होता है। देखिए, जो विद्यार्थी सालों भर पढ़ता है टॉप तो वही करता है, और जब जिस दिन परीक्षा हो उस दिन भी आप सिनेमा देखने चले जाएं तो फिर क्या दिक्कत है। यदि जिस दिन चुनाव बिहार का इलेक्शन में बिहार का चुनाव हो और उस दिन आप कोलंबिया में रहेंगे तो आप हारेंगे। बाद में आप जाकर के संवैधानिक संस्थाओं पर जितनी जिम्मेदारियां हैं आप ठोकते रहिए। दूसरी बात, जो दिन भर भभूत लगा करके रोज पूजा कर रहा हो, उसके बाद आप कोई व्यक्ति साल में एक बार चुनाव के समय जनेऊ लगाएगा तो जनता जरूर अंतर कर लेती है कि वाकई पुजारी कौन है और अभी जनेऊ वाला कौन है। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी जीतने की क्षमता खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी की तरह सोच उसकी हो गई है और क्षेत्रीय उसका विस्तार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रीय नहीं थी, राष्ट्रीय नाम की थी और क्षेत्रीय उसका विस्तार था, तब भी उसकी सोच राष्ट्रीय थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का विस्तार होता गया और कांग्रेस पार्टी का संकुचन होता गया। एक और बात जोड़ देना चाहता हूं, राहुल गांधी की क्या दिक्कत क्या है कि एक कंप्यूटर जैसे होता है ना, कंप्यूटर में कोई फीड कर देता है, जो फीड कर देता है उसके आधार पर उतना ही वो चल सकता है। कल बहुत अच्छा मौका था, आपने एसआईआर पर मुद्दे पर आपने एसआईआर चुनाव समय आप बहुत अच्छा चाहते तो भारतीय जनता पार्टी को घेर सकते थे, लेकिन आपने किया क्या? दुनिया के तमाम मुद्दे आप ला करके खड़ा किया चुनाव सुधार की प्रक्रिया पर और एसआईआर पर आपके बोलने के लिए। क्या होता है कि जब विद्यार्थी पढ़ा लिखा करने तैयारी करके नहीं आता है तो इधर उधर वो चारों ओर भटकते फिरता है। मूल मुद्दे से आप भटक गए और नतीजा ये है कि आप संसद में चुनाव सुधार की प्रक्रिया पर भी आप पिट गए। आप चाहते तो कमेटियों की रिपोर्ट ला सकते थे, भारतीय जनता पार्टी को घेर सकते थे, आप फेल कर गए। मूल मुद्दा क्या है? आप जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, आप कटे हुए हैं। जो पार्टी भारत के जमीन से जुड़ा हुआ है, भारत की जनता उसको जोड़ रही है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, तालियां बजाइए भाई दोनों ने। स्मिता जी कुछ कहना चाहेंगी? फिर आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं 2-3 सवाल लूंगी। संगीत जी जो कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की दिक्कत ये है, ये सड़क से लेकर टीवी स्टूडियोज तक ये नेशनल ऑब्सेशन बन गया है कि राहुल गांधी की दिक्कत ये है। लेकिन राहुल गांधी की दिक्कतों की वजह से बीजेपी जीत रही है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि बीजेपी क्यों बार बार इसे दोहरा रही है। दूसरा, जो आरजेडी कहते हैं कि संविधान की हत्या या आइडिया ऑफ इंडिया, ये सब एक थिंक टैंक के लिए इश्यूज होती हैं। जब ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता जो है वो अगर ज़मीनी बातें, उनकी ज़मीन की हकीकत के बारे में बात नहीं करता तो वोट नहीं आते। तो इलेक्शन के दौरान आई थिंक ये सब बातें जो हैं इन्हें नहीं डिस्कस करना चाहिए। इट शुड बी इश्यूज विच आर लिंक्ड टू द पीपल। देखिए स्मिता जी, हाँ बोलिए। स्मिता जी, जब ऑटो मोड में आप चलेंगे ना तो बीच में यदि कुछ आ जाएगी ना तो आप टकरा जाएंगे। आप वो उसको सॉल्व नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर स्टेज पर प्रयोग करती है।
यदि उसको लगता है कि से आप जिसे कहा ना, हर समय वो उसको लगता है कि वो हमेशा जनता से जुड़ने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि नहीं ये काम ठीक नहीं हो रहा है, तो अपना गियर बदलता है, वो अपनी चाल बदलता है, वो अपने मुद्दे बदलता है। कांग्रेस पार्टी वहीं पर टिकी हुई रह जाती है। टाइम ले रहे हैं लोग, ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मार्क्स कटेगा। रागी जी हों या बीजेपी के दूसरे लीडर हों, उन सबका निशाना राहुल गांधी रहता है, कांग्रेस रहती है। लेकिन अपोजिशन सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं है। अपोजिशन में अखिलेश यादव भी हैं, अपोजिशन में डीएमके के लीडर स्टालिन भी हैं, दूसरे लीडर हैं। तो और वो ज़मीन से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ये कहना है कि ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। और राहुल गांधी भी ज़मीन से, मेरा मानना ये है कि जुड़े हुए हैं। उसलिए सिर्फ एक बात को लेकर निशाना बनाना वो ठीक नहीं है। तो व्यक्तिगत जो एक आपने निशाना बनाया, उससे लगता ये है कि आप राहुल गांधी से घबराए हुए थोड़े ज़्यादा हैं। इसलिए राहुल गांधी को निशाना मेरे ख्याल में बनाना इन्हें बंद करना चाहिए। और जैसा कि दिवाकर जी ने जैसा कहा कि अंपायर जो है वो मिला हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो इस पे कहीं इनकी भी कमजोरी है। ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भी इस बात को कहते हैं। मेरा मानना ये है कि बिहार में जिस तरह से इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, ये लड़ सकते थे, नहीं लड़े, इसलिए लोग जो है थोड़ा इस बात से ऊब गए हैं। इससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ताऊ अभी राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, जमीन से उड़े हुए हैं। अभी भी जर्मनी गए कि उड़े हुए तो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उड़ते बहुत हैं, जमीन पे रहते कम हैं। इसका जवाब तो देना पड़ेगा मुझे। बाजीगर के इसका जवाब तो देना पड़ेगा एकदम। अगर वो उड़े हुए हैं तो कल भी राहुल गांधी जी जर्मनी जा रहे हैं, पूरी बीजेपी उनके पीछे पड़ी है। मैंने बोला था, मैंने कहा राहुल गांधी जी सदन से उठ के वॉशरूम जाते हैं ना, तो बीजेपी वाले देख रहे होते हैं कि राहुल गांधी कहाँ गया, तो इतना डर क्यों रहे हैं फिर। और जहाँ तक आप कह रहे हैं उड़े हुए हैं, मनरेगा कौन लेके आया, खाद्य सुरक्षा कौन लेके आया, सर्व शिक्षा कौन लेके आया, नीति आयोग कौन लेकर आया, जितनी स्कीमें हम लेके आए उसी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। माना कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में आप बेहतर हैं, लेकिन लेकर कौन आया। तो इस तरह 55 साल को दरकिनार कर देना, क्या बीजेपी का अहंकार नहीं दिखता है? 12 साल ही हुए हैं आपको। नहीं सुनिए, हमारा अहंकार ये नहीं दिखता है, हमारी वास्तविकता ये दिखती है कि आज कांग्रेस पार्टी अभी 24 दिसंबर को 140 साल पूरे हो जाएंगे, 140 साल के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ी हुई है। और भारतीय जनसंघ और भाजपा 71 साल के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ी हुई है मोदी जी के नेतृत्व। अब सुनिए, वो भी एक और बात है। अभी 1 मिनट का रिबेटल राउंड मिलेगा आप दोनों को। नेताओं से बहुत मुश्किल है निपटना। जबरदस्त सुधाकर जी और संगीत रागी जी, आप लोग जा सकते हैं। ताऊ कुछ आपका कमेंट, फिर मैं 2-3 सवाल लूंगी। नहीं, अभी तक जो बहस का सार है वो ये है कि जैसा स्मिता जी ने कहा, टॉपिक पे रह रहे हैं कि नहीं ये लोग, हमारे जूरी ने, कि ये एसोटेरिक मुद्दे एकेडमिक इशू हो गए हैं, SIR और संविधान को बचाना, ये आप ज़मीन पर लेकर नहीं जा सकते। रंजीत जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, पोल्यूशन का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, ये सब मुद्दे देश के रियल मुद्दे हैं, उस पर बहुत कम बात होती है। पर ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे जनता के हैं। और जनता को यकीन है कि ये सारे मुद्दे सॉल्व करने में इसका समाधान बीजेपी बेहतर लाएगी या एनडीए बेहतर लाएगी, इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस पार्टी द्वारा जो गठबंधन लीड किया जाता है उससे। कांग्रेस की समस्या या विपक्ष की समस्या ये है कि जनता को कैसे विश्वास दिलाएं कि ये मुद्दे हम उनसे बेहतर सॉल्व करेंगे, ना ये कि ये तुम्हारे मुद्दे हैं इस पे ध्यान दो। उनको तो ध्यान है ही। मुझे लगता है कि महिलाओं, इसका जवाब नहीं आया अभी। मैं मान रही हूँ आपकी बात को। महिलाओं का हमने दिखाया कि इतनी महिलाएं इस पार्टी को वोट दे रही हैं, उसके बाद महिलाओं को खुश करने के लिए अब हमें दिखाना पड़ेगा कि पोल्यूशन झेलने वाले इतने लोगों ने इस पार्टी के लिए वोट दिया, तब शायद लोगों को लगे कि भाई जो पोल्यूशन झेल रहे हैं उनके। कोई सवाल पूछना चाहता है? छोटे छोटे सवाल, बाप रे बहुत सारे हाथ। मेरा सवाल विपक्ष से है। आप आ जाइए सुधांशु जी और रंजीत जी। मेरा सवाल विपक्ष से है कि अगर मोदी मॉडल गलत है तो जनता बार बार प्रचंड बहुमत से उसी पार्टी को क्यों चुनती है? बस छोटे छोटे सवाल। बिहार में अभी बेरोजगार बढ़ा देते हैं, फिर 10,000 उनकी पत्नियों को देके आप वोट खरीद लेते हैं, तो बेरोजगारी कब दूर होगी? आप 10,000 देना कब बंद करेंगे? मेरा सवाल ये है कि जो जनता ऑब्जर्व करती है उसको विपक्ष पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले महकूम में क्या इन्होंने कहा था, महकूम जब निकला था तो इस वोट को, और जो बंगाल में ही बाबरी मस्जिद हुआ, इसको जनता बहुत आसानी से देखती है और जब इलेक्शन होता है तो उस हिसाब से वोट होता है और उसके बाद आप लोग उसको विपक्ष।
एक लाइन का सवाल। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि वो कहती है कि सारे इंस्टीट्यूशन हमने बनाए, तो वो स्पीड अप क्यों नहीं कर पाए? स्पीड के लिए बीजेपी कहती है हमने स्पीड अप किए। ठीक है, रफ्तार क्यों नहीं कर पाए आप जो लेकर आ रहे थे? हाँ, छोटे सवाल। बहुत छोटा सा सवाल। विपक्ष जो कहता है कि हम ये करने वाले हैं या ऐसा करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, बस छोटे छोटे सवाल, थोड़ी जगह दे दीजिए साहब। मेरा कांग्रेस की नेत्री से सवाल ये था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उनके कार्यकर्ता जमीन पे जा कर के कार्य करते हैं, वैसा कांग्रेस क्यों नहीं करती? सिर्फ बरसात के तरह मेढक जैसे आता है वैसे आप लोग आएंगे, चुनाव के समय छुट्टी पे चले जाएंगे, तो कैसे मुमकिन होगा? इंडिगो का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, अब भी वंदे मातरम चल रहा है, बल्कि वंदे मातरम दिवस नवंबर में था, तो इंडिगो पर विपक्ष क्यों नहीं घेर पा रहा है संसद में? आखिरी सवाल सर, ये गत वर्षों में देखा गया है कि प्रतिष्ठित परीक्षाएं जितनी भी हैं, चाहे वो एसएससी की हो, नीट की हो, सर उसमें पेपर लीक्स के मामले बढ़ रहे हैं, तो छात्रों का एक फ्रस्ट्रेशन है, इसको सरकार कब टैकल करेगी? गवर्नमेंट अगर दिल्ली में भी आपकी है, सेंटर में भी आपकी है, तो आप पॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हो? पॉल्यूशन के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? हम लोग पॉल्यूशन से। हाँ, विपक्ष का इतना ज़्यादा कमज़ोर होना क्या देश के लिए सही है? आई थिंक इतना सवाल काफ़ी है। इसके बाद हम लोग 1 मिनट का आप दोनों को रिबटल टाइम मिलेगा, जिसमें आप लोग कर सकते हैं। कोई सवाल जोड़ना चाहे तो आप भी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे सवाल आपने पूछे, सब सारे के सारे विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से नहीं। एंड दिस डजंट मीन कि वो बीजेपी से कोई या एनडीए से कोई दे डोंट होप फॉर एनीथिंग। आई थिंक द फ्रस्ट्रेशन इज कि विपक्ष क्यों नहीं हमारे मुद्दे उठा रही। द फ्रस्ट्रेशन इज टुवर्ड्स दैट, एंड जनरली आई हैव सीन दिस कि सभी जो हैं वो चाहते हैं एक यूनाइटेड ऑपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो सवाल मुद्दे उठाए, लेकिन ये जो एसोटेरिक सब्जेक्ट्स पर संविधान या फिर आइडिया ऑफ इंडिया, इस पर जो लगी हुई है इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, दैट इज़ द फ्रस्ट्रेशन जो आप देख रहे हैं कि आपने जो भी सवाल पूछे 8 या 10 जो है विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, ना कि सरकार से। यही सबसे बड़ा इशू है, इसी पर आप लोग गुस्साते भी हैं कि भाव अभी भी हम ही से पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि विश्वास किस पर जनता करती है। रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय। सुधांशु त्रिवेदी जी, विश्वास उस पर करती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। इस समय महंगाई की दर विकास की दर की हाफ है, और मैं चैलेंज करके पूछता हूं कांग्रेस के 60 साल के दौरे हुकूमत में बताइए 2 साल कोई बताइए जिसमें महंगाई की दर कम रही हो। हमेशा महंगाई की दर 10%, 11%, 12%, 26-27% में रही है, और ग्रोथ रेट क्या रहती थी? 1.5%, 2%। उसका मजाक उड़ाया जाता था कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। आज 8.2% की ग्रोथ रेट है, महंगाई की दर 3 पॉइंट कुछ है। ये क्या है? ये हिंदुत्व ग्रोथ रेट है, इसलिए एक अंतर है। और आज एक दौर था हमारा, पूरे मोहल्ले की लड़ाई से लेकर दुनिया की लड़ाई में क्या होता है? कमजोर कहता है कि ताकतवर हमें सता रहा है। दुनिया में हम इकलौते देश थे कि पड़ोस का मुल्क कमजोर और छोटा था, हम बड़े ताकतवर हो कहते थे, वो हमको सता रहा है। आज हालात वो बदले हैं कि भारत के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियां वो लोग करते थे किसी जमाने में, और यहां गतिविधियां होने के बाद मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे, आज वो बम्बार्डिंग हुई है कि या अल्लाह बोल रहे हैं। समय समाप्त हुआ। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड में समय। रंजीत जी शुरू होता है। सुधांशु जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं लग रहे? रुपया 90 रुपए नीचे गिर चुका है, आप कह रहे हैं महंगाई कम हो गई। मैं सबसे पहले खुश हूँ कि आप विपक्ष से सवाल करें, इसका मतलब कि अंदर से आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं और चाह रहे हैं कि विपक्ष मजबूती से भाजपा का जवाब दे। यस, हम में बहुत सारी गलतियां होंगी, गलतियां हैं, हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारी पार्टियां हैं और हर पार्टी के रीजनल मुद्दे भी हैं और कांग्रेस का नेशनल मुद्दा है। यस, हम नोटबंदी का सवाल कर रहे हैं और हमें मालूम है कि किस तरह से महिलाओं के पैसे घर से निकाले गए। बिल्कुल अभी युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है, बिल्कुल आप जो सपने दिखा रहे हैं, लेकिन आप डाइवर्ट करते हैं मुद्दों को। यहाँ लोग पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं, AQI 400 है। मैंने तो कहा था कि भाई मोदी साहब भी बुजुर्ग हैं, उनकी भी चिंता है, लेकिन उनके आसपास तो एयर प्योरीफायर बहुत होंगे, लेकिन बाकी बुजुर्गों का क्या होगा? बाकी महिलाओं का क्या होगा? खाली वोट लेने का काम मत कीजिए। कहाँ गए 15 लाख रुपए? तालियां बजाइए, जबरदस्त जबरदस्त। देखिए, अनुमति हो तो मैं डॉलर पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज का दौर ये है कि दुनिया में डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है।
पिछले साल अमेरिकन संसद में डी-डॉलराइजेशन पे डिस्कशन हुआ, मैं चैलेंज करके गया था आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर 80 साल में एक बार दिखा दीजिए। और वो दौर था जब अमेरिका कहता था हम ग्रेट हैं, जब ओबामा कहता था यस वी कैन। आज ट्रम्प क्या करे, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अब ग्रेट वेट नहीं है। हमारा रूबल में ट्रेड चल रहा है, हमारा 7-8 कंट्रियों के साथ ट्रेड चल रहा है और दुनिया खरीद रही है सोना, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। समस्या अमेरिका के अंदर की है, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं वो दिन चले गए मियां जब डॉलर के साथ रुपया सती हो जाया करता था, जब डॉलर मजनू हुआ करता था, रुपया लैला हुआ करती थी, वो दिन चले गए। अंजना, रंजीत, यूएस में प्रॉब्लम है इसलिए हमारा देश महंगाई से जूझ रहा है। यूएस में प्रॉब्लम है इसलिए हमारे युवा को यहाँ मोदी साहब नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ भी आप कह रहे थे ना कि इन्होंने स्पीड अप किया है, कितना स्पीड अप किया है? इन्होंने कहा 15 एम्स कांग्रेस ने दिए, मानेंगे ना? हमने 22 दिए। इनसे पूछिए आज भी सिर्फ 15 ही एम्स क्यों चल रहे हैं? अगर पटना में एम्स है तो वहाँ का मरीज आज भी इंदिरा गांधी दिल्ली के एम्स में इलाज क्यों करा रहा है? अरे डॉक्टर मुहैया क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आप एजुकेशन के लिए टीचर मुहैया क्यों नहीं करा पा रहे हैं? एएनएम क्यों नहीं मुहैया करा पा रहे हैं? नर्स क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? मुद्दों को सिर्फ डाइवर्ट करते हैं। इसीलिए कहा कि सोशल मीडिया पे आपने लोगों को लगाया है कि सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करो। अगर युवा कह रहे हैं कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है, अभी मैं आऊं आपके बीमा इंश्योरेंस में इंश्योरेंस करने वक्त पूछिएगा तो इसमें से निकल के आएगा कि लोगों से पेपर नहीं देखे जाते हैं कि हाँ आप ले लीजिए बीमा ले लीजिए। जिन्होंने कोलैप किया हुआ है आपकी गवर्नमेंट ने, जब बंदा जाके डिलक्स रूम में इलाज करा रहा है, ये मेरा आज का 0 आर था जो नहीं आया, तो बीमा एजेंसी कहती है नहीं 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 आप पहली रसीद लाइए, आप दूसरी लाइए, नहीं नहीं आप रात में क्यों एडमिट हुए, सुबह एडमिट होना था। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं कानून बना रही है? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करवा रही है? अब जजेस बताएंगे कि ज्यादा बोलने पर टाइम आपका कटेगा, उनका पैसा खा रहा है गरीबों का। अब एक देखिए ये दोनों माननीय सांसद जो है, ये बताइए 50 साल तक कितने एम्स थे देश में? 1। अटल जी की सरकार में बने 7, मोदी जी के टाइम में 23। बोलिए जब तक 50 साल आपकी सरकार की कितने एम्स थे? यही तो पूछ रही हूँ, चल क्यों नहीं रहे? चल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर्स क्यों नहीं है? क्या आप बोलेंगे 67% डॉक्टर्स की कमी है पूरे इंडिया में? ठीक है, डेटा है आपके पास, छोटा सा बताइए। आपके नर्सेस का लगभग 90% नर्सेस और नॉन मेडिकल स्टाफ नहीं है हॉस्पिटल में, बताइए। स्पेशलिस्ट नहीं है, बताइए। अब जवाब गायनोलॉजिस्ट नहीं है, बताइए। ऐसा जवाब उसके बाद सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। 23 एम्स चल नहीं रहे, दिखाइए वहां से कहां नहीं चल रहे। भाई साहब चल इसलिए नहीं रहे, आपकी नजर नहीं चल रही है। आज 74 एयरपोर्ट से 150 हुए हैं, हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने। और 1500 फ्लाइटें कैंसिल हो गई इंडिगो की। अरे नजरें बदलिए तब नजारा बदला हुआ दिखेगा। कैंसिल हो गई। चश्मा उतारो, 5,000 का किराया 30,000 ले रही है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप, दीजिए ना। आप राहुल जी की तरह भावनाओं में मत बहिए। माइक तो फिर राहुल जी याद आ गए। कितना डरते हैं भाई साहब आप। अरे डरता वो है जो कल अमित शाह जी बोल रहे थे तो छोड़ के चले गए भैया, सामने सुन नहीं पाए। बाकी गुरुजी माइक रखें, आइए आप दोनों जल्दी से आइए रिबटल राउंड में, बिना टाइम वेस्ट किए अब जल्दी जल्दी आप दोनों से लेते हैं इस विषय पर। 1 मिनट का रिबटल टाइम आपका अरुण जी शुरू होता है, आप जल्दी से एकदम। एक रिस्पॉन्सिबल अलाई होने के नाते आपको जो गठबंधन में जिम्मेदारी दी जाती है आपको बखूबी उसको पूरा करना होता है। चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में आने के बाद लगातार नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। पिछली बार जब वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट और 2000 से ज़्यादा का नौकरियां जनरेट हुई थी। इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आया है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा देश में अलग अलग जगह बटेगा, बिहार में भी जाएगा। तो लगातार मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। और आप खुद बताइए कि एनडीए में अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो आने वाले समय में क्या चिराग पासवान जी नहीं है जो एनडीए का चेहरा बन सकते हैं, खास करके बिहार में। साथ ही साथ समाज में जिस तरह से अपने दलित प्रतीकों को लगातार वो सम्मान देने का काम करे, चाहे बिहार में बाबा चौहरमल का हो तो उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा बिजली पासी और महाराजा
और लाखन पासी और वीरांगना समय उदा देवी समाप्त पासी हुआ। जी को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा, 1 मिनट का आपका रिबटल टाइम शुरू होता है। इन दोनों महापुरुषों ने जो बात किया 2 लाइन में, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, वो लोग अलग था, ये लोग अलग है। इस दौर में अगर इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। एम्स इतने बना दिए, मैं चुनौती देता हूं, मैं भी टीचिंग फ्रेटर्निटी से नौजवान यहाँ हैं, आप पीएचडी किए हुए हैं, एमबीबीएस को पढ़ाने के लिए कौन चाहिए, एमडीएमएस चाहिए कि नहीं चाहिए, बीटेक को पढ़ाने के लिए चाहिए, एमटेक चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर चीख चीख कर सवाल पूछा कि आप बता दो कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ाए हैं तो पीजी की सीटें कितनी बढ़ाए हैं। आप दरवाजे खोल देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, मोती जी से फीता कटवा देंगे, डॉक्टर है ही नहीं है। आप दावे इस तरह करते हैं, हर चीज के लिए नेहरू को दोषी दे देंगे। अगर वो नहीं होते तो चाय कहाँ बिक रहे होते, वो नहीं होते तो इलाज कहाँ हो रहा था, वो नहीं होता। अच्छा, पुरखों की संपत्तियों को बेचकर ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला कहे कि मेरे पुरखे तो नालायक थे, आप बना तो दीजिए उतने। आप सच्चाई पर आइए। ये नौजवान जो हैं आपसे पूछ रहे हैं कि रोजगार कब मिलेगा। समय समाप्त हुआ राजीव जी, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ताली। आप तो अन्याय कर रही देखिए, हैं। हमको पता था। दोनों को खूब लड़ाई। समय समाप्त हुआ। हमारे बहुत साथ ट्रेजेडी है कि दोनों बड़ी पार्टियां जो है ना, हम जैसे लोगों को मौका कम देती है। शिकायत आपकी रंजीता जी से हो रही है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चला? आइए सांसद जी, आइए जल्दी से, रागी जी आइए जल्दी से। बहुत अच्छा। हाँ, बड़ी पार्टी बड़ा वाला वोट बैंक ना ले जाए। अभी 27 में सीट शेयरिंग होनी है। सुधाकर जी, आपका माइक उठाइए। आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। अब अभी सुधांशु जी ने कहा कि 23 एम्स चल रहा है। बिहार में एक दरभंगा है, 2016 से प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए हैं, 5 ईंट से 6वां ईंट नहीं हुआ, चल रहा है वो भी। इस देश में तेजस्वी यादव जी ने लैंडमार्क 17 महीने में 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी बिना पेपर लीक हुए, एनडीए वाली नहीं, जहां पहले नौकरी बेच दी जाती है फिर परीक्षा लिए जाते हैं, ऐसी नहीं। 30 दिन के भीतर सरकार की नौकरी का विज्ञापन, परीक्षा, इंटरव्यू और लोगों को नौकरी दी गई। ये हमारा ऐतिहासिक हमारा अचीवमेंट था और इसीलिए हम लोगों ने वोट पिछली विधानसभा से 1% ज़्यादा पाए हैं। तकनीकी रूप से हारे हैं, गठबंधन बड़ा हो गया इन लोगों का, और वह भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ना हो तो गठबंधन को, एनडीए का गठबंधन बिखरते देर नहीं लगेगा। जबरदस्त ताली बजाइए। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद। बीच बीच में जब देख रही हूँ मैं सुधांशु जी की आंखें, मुझे लग रहा है कि आंखों से ही कत्ल कर दें किसी का आज वो सुबह सुबह। संगीत रागी जी, रिबटल राउंड का 1 मिनट समय शुरू। देखिए, जब पार्टियां हारती हैं तो वोट परसेंटेज में बात करती हैं, जो जीतने वाली पार्टी होती है वो आंकड़े कितने सीटें जीतते हैं, ये बड़ा स्टैटिस्टिक सा नज़ारा है। सुधाकर जी, आप तेजस्वी जी को बचाइए राहुल जी की संगति से, वो विदेश यात्रा पर 20 दिन के लिए फिर चले गए हैं। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय फलक पर दोबारा आने की क्षमता खो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जहां भी तीसरे पायदान पर चली जाती है, जिस भी राज्य में जाती है, वहां से दूसरे क्या तीसरे पहले पायदान पर आने की क्षमता खो चुकी है। इसलिए ये मानना कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय विमर्श में और आंकड़ों के मामले में पहले नंबर पर आ जाएगी, राष्ट्रीय भविष्य मुझे तो फिलहाल नहीं दिखता। एक बार कहा जाता है कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा गलतियां होंगी, आपने उसे भुनाया क्यों नहीं? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी इतना खराब है कि पार्टियां चाहती हैं कि आप खड़े हों, लेकिन वो मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपसे बेहतर है। इन तमाम मुद्दों में भी सॉल्व कौन कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है घुसपैठिया बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन आप उसको कहते हैं कि जजेस मार्क्स काटते हैं ज्यादा बोलने पर। अब आप लोग अपने काम पर लग जाइए। आज का बहसबाजीगर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आज के सभी 6 वक्ता जबरदस्त तरीके से। चलिए, जो जजेस जज करेंगे और वो बताएंगे आज का बहसबाजीगर कौन है, लेकिन बारी आपकी है। जैसा हमने कहा था, आपके सामने एक QR कोड है, आप उसको स्कैन करेंगे तो आप वोट डाल सकते हैं। आज का मोशन है मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल ? अगर आप मानते हैं कि विपक्ष फेल है तो आप हां पर क्लिक करेंगे। अगर आप मानते हैं कि विपक्ष फेल नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है उसमें आपको एक ब्लू पट्टी दिख रही है। मैं जैसे वोटिंग लाइन शुरू करूंगी, जैसे वो QR कोड आप स्कैन करेंगे, अब मैं वोटिंग लाइन खोलने वाली हूं। आपको 60 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं।
तो वोटिंग लाइन्स शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दीजिए वोटिंग लाइन। और अब मोदी से मुकाबले में क्या विपक्ष फेल है, इस सवाल में अगर आप मानते हैं हाँ विपक्ष फेल है, वोट डालना शुरू कीजिए। और ये देखिए यहां पर नंबर्स आ रहे हैं। अभी तक टीम सुधांशु आगे चल रही है, जिसमें 76% लोग, 73 हो गया है, 24 उधर है नहीं, 3 कह नहीं सकते वाले भी हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, कह नहीं सकते वाले। और यही टारगेट पर रहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। मामला पलट रहा है, मामला पलट रहा है। 71-25, आखिर के 30 सेकंड अब बच रहे हैं, आखिर के 30 सेकंड है। मोदी से मुकाबले में क्या विपक्ष फेल है? हाँ कहने वाले, अब टाइम घट रहा है इसलिए सब जितने लोग हैं जल्दी जल्दी वोट डालिए। 70% हो गए हैं हाँ कहने वाले, 25%, 24 ऊपर नीचे हो रहा है। आखिरी के 15 सेकंड, काउंटडाउन चल रहा है, 13, 12 और आखिरी के 10 सेकंड। मुझे लगता है मामला स्टेबल होता चला जा रहा है। 5% कह नहीं सकते वाले हैं रंजीता जी, आप इन पर भी टारगेट बना सकती हैं अपना, ये आपके लिए स्विंग वोटर्स हो सकते हैं। यहाँ 25 वाले आपके साथ टिके हुए हैं। समय समाप्त हुआ। हाँ कहने वाले 70%, यानी टीम सुधांशु त्रिवेदी जीत गई है। और सुधांशु जी ने एक लंबी सांस ली। क्या? मैं कहा हमें रिजल्ट पहले ही मालूम था, क्योंकि इनको अपने नेतृत्व पे पूरा विश्वास, मन नहीं भरता। तो 70% के साथ टीम सुधांशु जीत गई है। बहुत बहुत आप लोगों को भी सारे वक्ता बहुत अच्छा बोले हैं। अब सबसे मुश्किल का कंसेंसस बन पाया ताऊ तीनों में? ताऊ कंसेंसस बना या क्या है, बताइए स्मिता जी। आई थिंक मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। क्लियरली सुधांशु जी की टीम जो है दे गेट द लास्ट वर्ड एंड दे आर राइट। लेकिन आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट बाय रंजीत टंडन जी। बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रायोरिटाइजेशन जो कहा, फैक्ट्स पे कभी कभी डगमगा गई, लेकिन उनकी जो टीम है प्रायोरिटाइजेशन पे मैं उन्हें फुल मार्क्स दूंगी। अटैक और डिफेंस में भी मार्क्स दूंगी। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी खूब अच्छी तरह कहा। गजब राजीव जी ने शायरी मारी आज। सटीक सटीक। हाँ, तो और जो आरजेडी कर रही है, एक वक्त है जो चिंतन मंथन करने का टाइम है कि क्या उन्होंने गलतियां की चुनाव के दौरान और अब जो है वो सुधार लाएंगे कि नहीं। आई थिंक वहाँ पर वो चूक गए हैं। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगेन मैं कहूँगी कि रंजीत रंजन जी वॉज बेटर कंपेयर टू दी अदर्स। क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज सुधांशु जी को कोई अब बीट नहीं कर सकता। अभी की बात नहीं है, पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ। nobody can beat him on that. Depth and relevance के लिए मैं कहूँगी कि LJP के जो प्रवक्ता हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने विचार रखे। That's my view. जीतना तो एक ही है, बहसबाजीगर तो एक ही बनेगा। सुधांशु जी की टीम, सुधांशु जी की टीम नहीं, एक आदमी। आओ, वही हुआ जो चुनाव में होता है। एक पक्ष में ये 3 लोग हैं, इनको सिर्फ एक आदमी को डिफेंड करना है। दूसरी तरफ 3 लोग हैं जो अपने अपने को डिफेंड कर रहे हैं। ये जहां एनर्जी डिसिपेट होती है, जैसे चुनाव में होता है, वैसे यहाँ हुआ। दोनों पक्ष बहुत जबरदस्त बोले। रंजीत रंजन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह का, पर ये क्लियर नहीं कर पाए कि क्यों वह ऑल्टरनेटिव बन के नहीं उभर रहे हैं, जबकि मुद्दे वो जानते हैं क्या है। राजीव जी भी बहुत अच्छा बोले, पर बहुत अनफेयर सा गेम रहा, जैसा कि पब्लिक के वोट से भी पता है। सुधांशु जी ही आज जी। सुधांशु त्रिवेदी आज के बहसबाजीगर है। तालियों के साथ राजीव जी ताली बजा दीजिए, दिल बड़ा रखिए। अच्छा सुधांशु जी बहुत बहुत आपको बधाई और सारे वक्ताओं को, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने जो टोन सेट किया है वो दिन भर चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम तीनों जजेस का। स्मिता जी, शाहिद साहब। देखिए, आपका सवाल ऐसा था कि जिस पर यही रिजल्ट आना था कि क्या अपोजिशन नाकाम है? नाकाम है, सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डिफेंड किया है उन्होंने, मैं इनको बधाई देता हूँ अपोजिशन के सारे लोगों को कि जिन हालात में इन्होंने किया है बहुत अच्छी तरह से किया है। सुधांशु जी तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए उनके लिए कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं, जो
हमारी कांग्रेस की महिला हैं जो राजीव राय हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है रंजीत जी मुद्दों आपको को नया रखा बता है, रहे हैं वो। बहुत बढ़िया तरीके से रखा है। तो मैं समझता हूं कि मुकाबला बराबर का रहा है, कोई जीता नहीं है, ये मुकाबला बराबर का। बहुत धन्यवाद शाहिद साहब। और 3 ताल के ताऊ जी कमलेश किशोर जी, आपका असल नाम लोग भूल जाएंगे कुछ दिन में, ताऊ कहकर ही पुकारेंगे। आप तीनों जजेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहसबाजीगर में आज टीम सुधांशु जीती, जब 70% लोगों ने माना इस वोट में यहाँ पर ऑडियंस में। लेकिन अभी भी चुनाव बहुत सारे आने बाकी हैं, पश्चिम बंगाल है और उसके बाद से यूपी का चुनाव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।